आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जैसे साइन फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने के लिए एक चीज़ देखते हैं कि जैसे सपोज कि ये एक मशीन है, ये मशीन है। मशीन जो होता है, कोई भी मशीन, ये मान लो ये क्या है, ये फंक्शन है। कोई मशीन फंक्शन करता है ना, तो ये एक फंक्शन है। और ये मशीन की खासियत है कि इसमें जब हम लोग जैसे जूट डालते हैं, ये कॉटन डालते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, वूल डाल सकते हैं, ये सब डाल सकते हैं। तो ये मशीन क्या करता है, ये सब डालने के बाद शर्ट बना देता है, पैंट बना देता है, कोट बना देता है। और ये क्या है कि ये बना सकता है, शूज़ भी बना सकता है। लेकिन अभी हमने क्या किया कि इसमें जूट, कॉटन, वूल डाला और शर्ट, पैंट, कोट बनाया। इनके डालने से ये बना, लेकिन बन सकता था शूज़ भी। तो ये क्या होता है कि जो इनपुट जो हमने डाला इस मशीन में, इसको बोलते हैं डोमेन, कि इनपुट इज डोमेन। तो इसमें डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया जूट, कॉटन और वूल, ये हो गया हमारा डोमेन। जो हमने बनाया, जो प्रोडक्ट हमारा बना, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। आउटपुट इज रेंज। तो रेंज क्या हो गया हमारा, रेंज हो गया शर्ट, पैंट और कोट। और कोडोमेन क्या होता है कि जो बना और जो बन सकता था, दोनों को मिला के ये जो है, इसको बोलते हैं, ये सपोज़ ये ए है और ये टोटल होता है बी। ये कि जो आउटपुट आया या जो आ सकता था, सबको मिला के बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन हो गया आउटपुट मतलब रेंज प्लस प्रोडक्ट विच कुड हैव मेड, जो बन सकते थे उनको भी मिला के। तो यहाँ पे हमारा कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन हो गया शर्ट, पैंट, कोट और शूज़, ये सब मिला के हो गया कोडोमेन। तो एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि जब भी हम लोग कभी भी कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं कभी भी f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b, ऐसा लिखा हमने, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा कोडोमेन होता है। रेंज नहीं होता है, ये कोडोमेन होता है। और कोडोमेन वो होता है जो ए से हमने रिलेशन बनाया, जिसको कनेक्ट किया, जो आउटपुट आया वो हो जाता है हमारा रेंज। तो अब क्या हम लोग देखते हैं कि तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये यही चीज़ है कि जैसे ए और बी है, ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, ये ए बी सी है, डी ई एफ जी है, ए बी ऐसा है। मतलब क्या है, ए जब इनपुट डाला तो डी आउटपुट आया, बी इनपुट डाला ई आउटपुट आया, सी इनपुट डाला एफ आउटपुट आया। तो ये डोमेन क्या हो गया, ए बी सी। रेंज क्या हो गया, डी ई एफ। और कोडोमेन क्या हो गया,
द रिलेटेड और अनरिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि रिलेटेड और अनरिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ बी, ऐसा है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया ए बी सी, रेंज हो गया हमारा डी ई एफ, और को डोमेन हो गया हमारा डी ई एफ जी, ऐसा हो गया को डोमेन। तो देख रहे हो कि को डोमेन का पार्ट होता है रेंज, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रेंज इज द सबसेट, मतलब उसका पार्ट ऑफ को डोमेन। ये हो गया, तो ये समझ गए अगर। तो फिर हम लोग अब देखते हैं कि ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हम लोग साथ साथ इसका रेंज और डोमेन देखते चलेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली अगर डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का निकालना है तो उसके कुछ रूल हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने लिया कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि इनपुट तुम कुछ भी डालो, आउटपुट एक ही आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग f(x = k), मतलब एक ही आउटपुट आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो जैसे इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 1 डाला तो भी सपोज कि ये k हमारा है 3 आया, 2 डाला तो भी 3 आएगा, 5 डाला तो भी 3 आएगा, -4 डाला तो भी 3 आएगा। ये मतलब कांस्टेंट आएगा। अगर इसका ग्राफ हम लोग देखें, 0 डाला तो भी 3 आया, 1 डाला तो भी 3 आया, 2 डाला तो भी 3 आया, 5 डाला तो भी 3 आया, -1 डाला तो भी 3 आया, ऐसा कुछ आया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन आता है तो वो उसका आउटपुट लाइन जो आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ये ऐसा इसका आउटपुट आएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन का स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, मतलब इनपुट हम लोग x क्या रख सकते हैं। तो अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो तो हम कुछ भी रख सकते हैं। f(x = k) है तो किसी ने मना नहीं किया हमें कि x क्या रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डोमेन इसका क्या हो गया, रियल नंबर। जब हम लोग कुछ भी रख सकते हैं तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन रियल नंबर। और रेंज क्या आया इसका, रेंज देखो एक ही आया, कांस्टेंट आया। यहाँ हम लोग k ले रहे हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में 3 आया तो इसमें रेंज क्या आ गया 3, लेकिन ये तो एग्जाम्पल था। ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं कि रेंज क्या आ गया k, कांस्टेंट, ये आया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है जैसे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है कि जो हमने इनपुट डाला वही आउटपुट आएगा। जैसे फंक्शन हम लोग लेते हैं x, ये x इनपुट डाला तो आउटपुट x ही आया। तो जैसे एग्जांपल हम लोग ग्राफ अभी देखते हैं। जैसे 1 डाला तो 1 ही आएगा, 5 डाला तो 5 ही आउटपुट आया, -3 डाला तो -3 आया। जो इनपुट वही आउटपुट, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो जैसे हम लोग ग्राफ लेते हैं
तो 0 लिया तो 0 ही आया, 1 लिया तो 1 ही आया, 3 लिया तो 3 ही आया, -1 लिया तो -1 ही आया। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसका मतलब क्या है? इनपुट क्या लेंगे, डोमेन क्या होगा? तो किसी ने हमें मना किया है कि x क्या ले सकते हो? कुछ भी ले सकते हो, जो मन करे वही ले लो। तो डोमेन क्या हो गया इसका? रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया? रियल नंबर। जो इनपुट, जो डोमेन, वही रेंज। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, जैसे है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) इक्वल्स a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 प्लस an, ऐसा कुछ दिया हुआ है। मतलब 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसी तरह का कुछ भी है। जैसे एग्जाम्पल में कि 50 x to the power 30, 40 x to the power कुछ भी ले लेते हैं 22 प्लस x, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हाईएस्ट जो पावर होता है x का, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गया कि इट्स, ये वाला इट्स पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, इसका n डिग्री है। इसका क्या डिग्री है? 30। ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें भी क्या होता है? डोमेन, इनपुट हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, आउटपुट कुछ भी आ सकता है अभी तत्काल। इसमें हम लोग देख रहे हैं। ऐसे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो उसका हम लोग निकालना पड़ेगा कि क्या है अभी। अब जैसे हम लोग ये पॉलिनोमियल फंक्शन जब देखें तो इसके साथ दो फंक्शन देखते हैं, रैशनल और इर्रेशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये क्या है। ये तो लिख तो लिया डिग्री n, तो इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ लिख लेंगे a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो ये तो टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, तब डिग्री n-1 हो जाएगा। इसलिए वो ध्यान देना है कि ग्रेटेस्ट, जिसका डिग्री ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट जो टर्म है, ग्रेटेस्ट पावर जो है x का, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होता है कि जैसे इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है, f(x) इक्वल्स a0 x to the power n m, a1 x to the power m minus 1 प्लस am बाय b0 x to the power n, b1 x to the power n minus 1 प्लस bn, ऐसा कुछ दिया हुआ है। मतलब रैशनल फंक्शन है ये, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन, ये इस तरह के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो f(x) इक्वल्स px बाय qx, और क्या है? qx 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, इज अ रैशनल फंक्शन। और इर्रेशनल तो तुम्हें पता ही है कि इर्रेशनल जो होता है, जैसे इर्रेशनल फंक्शन, इर्रेशनल जैसे कोई भी दिया हुआ है, जैसे f(x) इक्वल्स x to the power हाफ, f(x) इक्वल्स x to the power 3/2 प्लस x to the power 7/2, 1 प्लस x² का रूट। तो
प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेड में जो टर्म है उसका पावर क्या है कि इस तरह का होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। पावर जो होना चाहिए वो इर्रेशनल होना चाहिए। तो इफ़, इधर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ कि इफ टर्म्स इन फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, division has power in the form of fraction, then it's irrational function, irrational function। इसका बहुत यूज़ नहीं है सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए इसको इतना ही पढ़ते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट सब है, इसके बाद सारे इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम लोग लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इस तरह का, a⁴x। अब देखो इसमें क्या है कि ये ध्यान देने की बात है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये या तो ग्रेटर देन 1 होगा ये, या 1 से बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब या तो 1 से बड़ा होगा या ये फ्रैक्शन में आएगा 0 से 1 के बीच में। तो जब 1 से बड़ा होता है तो इसका ग्राफ ऐसा आता है, ये 1 है। तो देखो अगर 1 लेंगे, यहाँ 0 है, अगर 1 लेते हैं तो कुछ भी पावर रखो ये 1 ही आएगा, इसलिए। और ये है x है, ये y है। अब देखो जैसे ध्यान दें कि अगर हमने x 0 लिया और ये ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 लिया तो कुछ भी 2 है सपोज ये, तो 2 टू द पावर 0 1। x कुछ लिया 3 लिया तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 8, बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने क्या किया x निगेटिव में लिया, -1 लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -1 1/2, 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब ये क्या इस तरफ 0 से इस तरफ ये नीचे जाता चला जाता है और इसके बाद उठता चला जाता है। और अगर ये क्या है कि अगर ये 0 से 1 के बीच में है, ये मतलब फ्रैक्शन में है, तो इसका ग्राफ जो आता है वो इस तरह का आता है, ये भी 1 पे कट रहा है। ऐसा क्यों होता है कि देखो 0 से 1 के बीच में है, सपोज कि हाफ है, x 0 लिया ये 0 तो हाफ टू दी पावर 0 1 लिया अगर x तो हाफ टू दी पावर 1, हाफ 1 से छोटा कम हो गया। 2 लिया तो हाफ टू दी पावर 2 1/4 और छोटा हो गया। -1 लिया तो हाफ टू दी पावर -1 2 बड़ा हो गया। -2 लिया, ये -2 लिया हाफ टू दी पावर -2 4 और बड़ा हो गया। इसलिए इसका ग्राफ इस तरह का होता है। तो अब देखो कि इसमें भी कोई पूछेगा तुम्हें कि और रेंज जब भी निकालना है, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ग्राफ देख के कोशिश करो कि रेंज पता करने का, मतलब आउटपुट पता करने का।
तो डोमेन तो देखो ये किसी ने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है, एक्स हम कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। और रेंज देखो, रेंज ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, 0 से नीचे नहीं जा रहा है, पॉजिटिव है हमेशा। और पॉजिटिव में देखो कुछ भी है, इधर बहुत छोटा है और इधर काफ़ी बड़ा हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये भी, लेकिन ये 0 कभी नहीं आएगा और ये कहीं पे चला जाएगा। तो रेंज क्या हो गया, रियल नंबर लेकिन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रॉपर्टी थोड़ा हम लोग लिख लेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, अब ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग देखते हैं f(x) इक्वल्स लॉग, सपोज x बेस a है, ऐसा कोई लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया होता है कि a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 जो होता है वो इसमें ये log हमेशा क्या होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, और कभी भी ये 1 नहीं होना चाहिए कि a ग्रेटर देन 1 और a नॉट इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 0, a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 में देखो कि दो तरह से हो सकता है, ग्रेटर देन 0 तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, और 1 नहीं होना चाहिए, और बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें भी दो चीज़ लेते हैं, ग्रेटर देन 1 और फ्रैक्शन में। तो जब ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा 1, और जब 0 से 1 के बीच में होता है तो ऐसा ग्राफ आता है, ये 1 है। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें दो ही क्राइटेरिया होता है, तो जब हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे तो ये क्राइटेरिया काम आता है हमारे, कि क्या क्या क्राइटेरिया है डोमेन निकालने के लिए। तो a ग्रेटर देन 1 और 0 लेस देन a लेस देन 1, ये इन्फानाइट तक चला जाता है लेकिन कभी मिलता नहीं है, और ये भी नीचे इन्फानाइट तक चला जाता है लेकिन कभी मिलता नहीं है इस लाइन से। लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा डोमेन और रेंज क्या होगा। तो इसका जैसे डोमेन है, इसका डोमेन इज, देखो x जो हमने लिया है हमेशा पॉजिटिव, 0 x एक्सिस में पॉजिटिव साइज लिया है, तो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज, देखो ये रेंज क्या है, कर्व जो गया है नीचे y एक्सिस में नीचे भी गया है ऊपर भी गया है, कहीं भी जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर। अच्छा एक चीज़ इसमें, इसको जो लिखा है रेंज इक्वल्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि 0 टू इन्फानाइट, ये। अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन में थोड़ा हम इसका ब्रीफ में प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें रोज़ पड़ेगी। प्रॉपर्टीज
ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जैसे कुछ चीज़ तो हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे log xy बेस e, ये क्या हो जाएगा log x बेस e प्लस log y बेस e। जैसे है log x बाई वाई बेस e क्या हो जाएगा log x बेस e माइनस log y बेस e। जैसे है अब log a बेस a क्या होता है 1। जैसे log, जैसे हमने लिया b बेस a टू दी पावर m, b का पावर m है, तो क्या लिख सकते हैं m log b बेस a। इसी को अगर हमने यहाँ पे पावर कर दिया, log बेस में है a टू दी पावर m, b बेस में है ये, तो क्या लिखेंगे 1 बाय m log b बेस a। अब देखो जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम लोग कुछ देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है अच्छा, ये एक चीज़ जैसे log हमने क्या किया a टू दी पावर log b बेस m, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। ये जो चीज़ है ये एक्सचेंज हो जाता है, ये वाला चीज़, तो क्या लिख सकते हैं b टू दी पावर log m a बेस m। तो इसी प्रॉपर्टी का इम्प्लीमेंटेशन देखो a टू दी पावर log a बेस m। तो इसको हम लोग क्या, सपोज ऐसा है m बेस a, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या दिया m टू दी पावर log क्या हो जाएगा a बेस a, और a बेस a क्या हमने लिखा हुआ है 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा m। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, log x a बेस x इज ग्रेटर देन log b बेस x। तो ये देखो इसमें दो केस आएंगे, एक तो हो जाएगा a ग्रेटर देन b, कब हो जाएगा when ये सेम साइन रह जाएगा x ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से बड़ा है तो सेम रह जाएगा, लेकिन log a बेस x इज़ ग्रेटर देन log b बेस x, और क्या है इज a लेस देन b, ये चेंज हो जाएगा साइन जब when 0 लेस देन x लेस देन 1 फ्रैक्शन में रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ log जो होता है वो एक्सपोनेंट का उल्टा होता है। जैसे लिखा हमने a टू दी पावर x इक्वल्स b, तो क्या हो जाता है x इक्वल्स log b बेस a। अब इसमें भी है, इसमें भी अगर यही सेम चीज़ है कि यहाँ पे अगर ग्रेटर साइन है, यहाँ पे ग्रेटर साइन है, देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखो, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टी जो है
जो हम लोग क्वेश्चन के साथ भी सॉल्व करेंगे। अभी इतना समझ लो, इसके आगे का हम प्रॉपर्टी 2-3 है जो हम क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। अभी पहले आगे पढ़ते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत क्वेश्चन में पड़ती रहती है, और लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चंस जो है ये किसी क्वेश्चन के अंदर आते हैं। जैसे डोमेन निकालने में, रेंज निकालने में लॉगरिथमिक फंक्शन यूज़ होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। अब देखो, कुछ चीज़ जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं इसको। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे साइन है, f(x) इक्वल्स साइन x है। इसका कर्व क्या है, पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने, ऐसा कर्व होता है ये, ऐसा। तो ये x जो है साइन का वैल्यू हम लोग कितना भी रख सकते हैं, 1 लाख डिग्री, 2 लाख डिग्री, 5 लाख डिग्री, कितना भी रख सकते हैं। इसका कोई भी ये नहीं, ये कहीं भी कितने भी आगे चला जाएगा। लेकिन आउटपुट जो है इसका वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच ही होता है। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन रियल नंबर, और रेंज क्या होगा -1 से 1। कोसाइन फंक्शन देखते हैं, और अगर देखो इसके साथ अगर हम लोग इन्वर्स फंक्शन देखते ही चलते हैं। देखो अब जैसे है f(x) इक्वल्स है साइन इनवर्स x, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक स्मार्ट वे यूज़ करेंगे। जैसे साइन x लिखा हमने, और डोमेन लिखा, और रेंज लिखा, तो ये हो गया रियल नंबर, और ये -1 to 1। साइन इनवर्स क्या है, साइन x का उल्टा है, मतलब जो साइन x का डोमेन है वो रेंज बन जाता है साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो साइन x का डोमेन बन जाता है। लेकिन ये ध्यान रखने की चीज़ है कि जैसे साइन इनवर्स x है, ये इतना ही, ये जो रेंज है ना, यही वैल्यू हम लोग डोमेन में इसका ले सकते हैं ये। और इसका रेंज जब निकालना है तो हम लोग देखेंगे साइन सबसे पहले 1 कब आता है, तो साइन π/2 1 आता है, और साइन -π/2 जो होता है -1 आता है। तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। इसी तरह हम लोग सारे का करेंगे। जैसे हम लोग cos x का देखते हैं, f(x) इक्वल्स cos x, तो cos x का ग्राफ हमें पता है, cos 0 क्या होता है 1, cos π/2 0, ऐसा ऐसे चलता है। 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 हो जाता है, और पाई पे जैसे क्या है ये -1 होता है। तो इसका भी देखो डोमेन क्या है, डोमेन हो गया रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया -1 to 1। इसका भी देख लेते हैं यहाँ, cos x जो है वो क्या है, रियल नंबर और -1 to 1। cos इनवर्स x जब निकालेंगे तो ये उठा के यहाँ रख देंगे -1 से 1। अब देखेंगे सबसे पहले 1 कब आया था 0 पे, और -1 कब आया था पाई पे। तो हमें तो लिखना चाहिए क्या, π/0, लेकिन चूँकि cos क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आगे हम लोग देखेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इसको उल्टा लिखेंगे 0 to π।
10 का देखते हैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। 10 का देखते हैं हम लोग। fx इक्वल्स 10x। तो 10x देखो, 10x क्या होता है, साइन x बाय कॉस x। और कभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वो फंक्शन होगा जिसमें वही वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं जिसमें cos की वैल्यू ज़ीरो ना आए, क्योंकि साइन x बाय कॉस x, और cos x क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो देखो, ये देखो, tan 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 बाय कॉस 0। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है, 1। 0 बाय 1 1। तो ये सॉरी, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 0 बाय 1 0, तो यहाँ 0 हो गया। और पाई बाय 2 जब लेंगे तो साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 1, और कॉस पाई बाय 2 0, मतलब अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो जाता है ऐसे ही जाता है, ऐसा, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, फिर ये ऐसा ऐसा। तो इसमें भी देखो हम लोगों ने डोमेन क्या लिया हुआ है, डोमेन क्या है इसमें, रियल नंबर तो लिया है, लेकिन वो वैल्यू नहीं ले सकते जो कि जिस पे कॉस 0 आ जाता है, जिस पे कॉस की वैल्यू 0 आ जाती है। देखो पाई बाय 2 जैसे लेते हैं तो कॉस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 0। तो पाई बाय 2 का मल्टीपल जो है हम लोग नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2n+1 पाई बाय 2। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। अब यहाँ देखते हैं 10 की वैल्यू क्या हो गई, डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाय 2, और रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। अब 10 इनवर्स x जब लिखेंगे तो ये उठा के यहाँ रख देंगे, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। अब देखो सबसे पहले ये इन्फानाइट कब गया था, पाई बाय 2 पे, और सबसे पहले माइनस इन्फानाइट कब गया था, माइनस पाई बाय 2 पे। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ऐसा। अब देखो fx इक्वल्स कॉट x। कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, मतलब वो वैल्यू नहीं ले सकते जिस पे साइन क्या है, 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। अब देखो अगर 0 लेते हैं, कॉट 0 क्या होता है, कॉस 0 बाय साइन 0। कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, मतलब अनडिटरमाइंड हो जाएगा। पाई बाय 2 लेते हैं अगर, तो कॉस पाई बाय 2 बाय साइन पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1, तो क्या हो जाएगा, 0। तो पाई बाय 2 पे क्या हो गया, 0, और 0 पे क्या है, अनडिटरमाइंड। तो ये ग्राफ उल्टा चलता है, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ऐसा चलेगा ये, ऐसे, माइनस पाई बाय 2। अब देखो इसमें बताओ, इसमें क्या है, इसमें डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन इक्वल्स रियल नंबर तो हो जाएगा, लेकिन वो वैल्यू नहीं ले सकते जिस पे साइन 0 हो जाएगा। तो साइन कब 0 होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, n पाई। और रेंज क्या है,
माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। अब यहाँ हम लोग उठा के रख देते हैं इसको, ये हटा देता हूँ यहाँ साइन को। अब क्या है cot x, तो ये क्या हो गया रियल नंबर माइनस एन पाई, और ये क्या हो गया माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। तो cot इनवर्स x जब लेंगे तो इसको उठा के यहाँ रख दो, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। सबसे पहले देखो इन्फानाइट कब था, सबसे पहले इन्फानाइट कब था 0 पे और माइनस इन्फानाइट पाई पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 0 to पाई क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने पहले ही बताया। तो 0 to पाई ओपन ब्रैकेट है क्योंकि दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। देखो पाई पे भी खुला हुआ है, 0 पे भी खुला हुआ है, इसलिए। अब देखो अब हम लोग सेक और कॉसेक का देख लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इन्वर्स फंक्शन तुम्हारे ट्रिगोनोमेट्री में तो आता ही है, फंक्शन चैप्टर के लिए भी, डिफरेंशिएशन में भी, सारे में आपको इन्वर्स फंक्शन का यूज़ होगा और इस वैल्यू का यूज़ होगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो जैसे हम लोग सेक इन्वर्स एक्स लेते हैं, सेक एक्स लेते हैं, तो सेक एक्स क्या होता है 1/cos x, एफ एक्स इक्वल्स सेक एक्स। इसमें भी सेम रूल, चूँकि सेक एक्स क्या होता है 1/cos x, और वो वैल्यू नहीं ले सकते जिस पे cos x 0 हो जाए क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं पहले। अब देखो अगर 0 लेते हैं तो 0 लेते हैं तो सेक 0 क्या होता है 1/cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 की लाइन है, ये -1 की लाइन है। और π/2 लेते हैं तो cos π/2 क्या होता है 0, और 1/cos π/2 क्या हो जाएगा 1/0, अनडिटरमाइंड। इसीलिए इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, ऐसा ऐसा। ऐसा ये क्या है 0 π/2 पाई 3 π/2, ये ऐसा चलता रहता है इसका ग्राफ। अब देखो बीच में हमने क्या किया कि वो वैल्यू नहीं लिया डोमेन के लिए, वो वैल्यू नहीं लिया जिस पे कॉस क्या हो रहा था 0 हो रहा था। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन रियल नंबर लिया लेकिन वो वैल्यू नहीं लिया जिस पे कॉस 0 आ रहा था। और कॉस 0 कब आ रहा था π/2 के मल्टीपल पे, तो 2n+1 π/2। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखो रेंज क्या है -∞ से -1 तक आ रहा है और 1 से इन्फानाइट तक जा रहा है, बीच में कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फानाइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग रियल नंबर -1 to 1, ये नहीं ले सकते हम लोग। इसको अभी एक ही पढ़ो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो सेम चीज़ देखते हैं, सेक एक्स ये डोमेन हो गया रियल नंबर -2n+1 π/2, ये क्या हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फानाइट। ये
-1 भी वैल्यू आ रहा है, 1 भी आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये ऐसा होता है 1 to इन्फानाइट। अब हम लोग देखते हैं कि देखो सेक इन्वर्स x में क्या है, ये उठा के यहाँ रख दिया, माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 to इन्फानाइट। अब ये सबसे पहले कब आ रहा है, देखो 1 सबसे पहले कब आ रहा है, इन्फानाइट 1 से इन्फानाइट, ये 1 की लाइन है, ये -1 की लाइन है। तो हमारा जो है ये डोमेन सबसे पहले कब फुलफ़िल कर रहा है, रेंज इसका इस माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 to इन्फानाइट का रेंज क्या होगा। तो रेंज देखो कि सबसे पहले π/2 पे क्या हो रहा है, माइनस इन्फानाइट से -1 माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। तो देखो ये -π/2 की लाइन है, तो -π/2 से π/2 के बीच में ये माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट जा रहा है, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -0 माइनस इन्फानाइट से 0 to π 0 to π। देखो 0 to π के बीच में क्या हो रहा है कि -1 से 1 के बीच जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 0 to π, लेकिन इसके बीच में एक वैल्यू है जिस पे अनडिटरमाइंड आ रहा है, -π/2, ये ले लेंगे। सेम चीज़ है, कॉसेक का भी सेम है, बिल्कुल सेम। जैसे हम लोग कॉसेक का देखते हैं, एक देख लो और कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या होता है कि वो वैल्यू जिस पे साइन का 0 हो जाए आउटपुट, वो वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin x होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका भी जैसे ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ये क्या है, थोड़ा नज़दीक कर लो इसको, ऐसा। अब क्या है, सपोज ये 0 की लाइन है, तो 1/sin 0 क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिटरमाइंड हो जाएगा। π/2 लेंगे तो 1/sin π/2, 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या होता है, π/2 पे 1 होता है और 0 पे अनडिटरमाइंड होता है। ऐसा सेम ग्राफ होता है, सिर्फ शिफ्ट हो जाता है। ये क्या है पाई, ये क्या है 3π/2। तो अब क्या हो जाएगा 3π/2 पे देखो साइन 3π/2 क्या होता है, साइन 3π/2 -1 होता है। इसी तरह ये ग्राफ चलता रहता है। यहाँ भी ये -1 की लाइन है, ये 0 की, ये 1 की। सेम चीज़ हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर तो ले सकते हैं लेकिन वो वैल्यू नहीं ले सकते जिस पे साइन 0 होता है, और 0 कब होता है साइन, पाई, 2π, 3π उन पे। तो ये क्या हो जाएगा nπ। और सेम रेंज क्या है, -∞ से -1, 1 to इन्फानाइट। तो यहाँ लिख लेते हैं cosec x रियल नंबर -nπ और -∞ से -1
यूनियन 1 टू इन्फानाइट। तो कॉसेक इन्वर्स x में यहाँ उठा के रख लिए माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक का -π/2 से π/2, और कहाँ पे अनडिटरमाइंड आ रहा है, इनके बीच में 0 पे अनडिटरमाइंड आ रहा है -0। अब देखो ये तो हो गया जनरल टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है इसमें, इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से है, जो स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब हैं। तो उनको हम लोग अभी डील करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।